वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL लिमिटेड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ट्रेड्समैन ट्रेनी पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए, इसका एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हो चुका है। आप लोग का OAMR सीट में एग्जामिनेशन हुआ था और एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद इसका आंसर की और इसका क्वेश्चन पेपर भी ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया है और ऑब्जेक्शन भी आप लोग कर सकते हैं, जिसका लिंक अभी भी एक्टिवेट है। तो आज मैं IREL का टेक्निकल पार्ट का डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें आप लोग को कौन सा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। 4 से 5 क्वेश्चन पर आप लोग को ऑब्जेक्शन करना है, तो उसका बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो 50 क्वेश्चन जब पूरा कंप्लीट होगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। एक एक क्वेश्चन को आपको देख लेना है। जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे के आए तो सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा किस में ऑब्जेक्शन करना है, किस में आप लोग को मार्क्स मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में एग्जामिनेशन IREL का देने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो IREL का एक एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मेरा यूट्यूब चैनल पर है, लेकिन वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। तो फाइनली ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जब आ गया तो डिस्कशन करना तो बनता है। तो जब भी कोई भी आंसर की होता है तो उसको मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देके आया वो सभी स्टूडेंट देखना चाहते हैं जस्ट कि कौन सा क्वेश्चन पर गलती हुआ है, कौन सा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। और जो स्टूडेंट आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देने वाला, वो सभी स्टूडेंट को भी इस क्वेश्चन पेपर को देखना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और किस लेवल पर एक क्वेश्चन पूछता है। और क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत जगह में, जैसे इसरो का बात करते हैं और भी IOCL होता है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाता है। इसीलिए आपको तो वीडियो देखना तो बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक एक क्वेश्चन। और बहुत आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 3 से 4 क्वेश्चन अगर छोड़ते, बाकी सब क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल से आपको कॉमन आया था। क्योंकि अगर आप रेगुलर मेरा स्टूडेंट है, ईच एंड एवरी वीडियो देखे, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हर क्वेश्चन को मैं यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन किया हूं। और अभी जो 2000 MCQ का सीरीज चल रहा है टेक्निकल का, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ग्राइंडर के लिए, तो 2000 MCQ में भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ जो आपको एग्जामिनेशन IREL का एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में ना, वो सभी स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, मास्क इज़ यूज्ड बाय टेक्नीशियन इन फैक्ट्रीज फॉर वर्किंग ऑन डैश पर काम करने के लिए कारखाना में तकनीशियनों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम लोग टेक्नीशियन वालों फैक्ट्री में काम करते हैं तो मास्क हम लोग कब यूज़ करते हैं? लेद मशीन पर काम करते टाइम, ग्राइंडिंग मशीन पर काम करते टाइम, ड्रिलिंग मशीन पर काम करते टाइम, या पावर हैक्सों पे काम करते टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राइंडिंग मशीन में। क्योंकि आप लोग जानते हैं लेद मशीन के लिए हम लोगों को कोई भी मास्क का ज़रूरत नहीं पड़ता, सेफ्टी गॉगल्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन के लिए भी आपका कोई भी मास्क का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो अगर आप लोग चाहते ड्रिलिंग करते टाइम छोटा चिप्स अगर आपको आंखों में ना जाए, इसीलिए आप लोग इसका सेफ्टी गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं। पावर हैक्सों में भी आप लोगों का मास्क का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन ग्राइंडिंग में क्या होता है, इसमें आपका जैसे जब भी अगर हम लोग कोई भी मेटल का ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका छोटा छोटा जो चिप्स होता है वो फ्लाई होता है, उड़ता रहता है, तो आप लोग को आँखों में, नाकों में, मुंह में आप लोग का चला जा सकता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, मास्क आपको पहनना चाहिए। तो ग्राइंडिंग मशीन राइट आंसर हो जाएगा। ग्राइंडिंग मशीन पर काम करते टाइम आपको मास्क का यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन भी मैं आपको यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन दिया था, इसलिए मैं बोलता हूँ ईच एंड एवरी वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल से देखिए, आपको कॉमन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली बाय, एक तेलीय सतह की सफाई डैश तुरंत की जानी चाहिए। मतलब कोई भी अगर ऑयली फ्लोर है, तो अगर कोई भी तेलीय अगर कोई भी फ्लोर है तो उसको क्या कैसे हम लोग को जल्दी उसको साफ कर लेना चाहिए, यूजिंग कॉटन वेस्ट। बेकार का जो आप लोग का कॉटन वेस्ट है उसको यूज़ करके। ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके। ऑप्शन नंबर सी, पुटिंग सॉडस्ट और सैंड, लकड़ी का
बुरादा या रेत डालकर। ऑप्शन नंबर डी पुटिंग वाटर, तो जो आपका ऑयली फ्लूइड है उसमें पानी डालकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी अगर ऑयली फ्लूइड है तो ऑयलीनेस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए आपको पुटिंग सॉडस्ट और सैंड, आपको लकड़ी का बुरादा या सॉडस्ट आपको उधर डालना पड़ेगा, अदरवाइज रेत बालू आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्या होगा, वो जो ऑयलीनेस है वो हट जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको कॉमन आया था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है बॉल पिन हैमर इज यूज टू, बॉल पिन हैमर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो बॉल पिन हथौड़ा हम लोग कब यूज़ करते हैं, हैमर द फिनिश जॉब को हैमर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी पुल द नेल फ्रॉम द वुड, मतलब लकड़ी से कील निकालने के लिए, तो इसके लिए तो यूज़ होता है क्लॉ हैमर। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी लकड़ी से अगर कील आपको निकालना है, नेल हटाने के लिए आपको क्लॉ हैमर का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद टाइटन द लूज फिटिंग को, ढीले फिटिंग को कसने के लिए। ऑप्शन नंबर डी स्प्रेड द सैंक ऑफ द रिवेट, मतलब रिवेट का सैंक को समतल करने के लिए। तो एक्चुअली बॉल पिन हैमर कहाँ यूज़ होता है आपको जानना चाहिए। बॉल पिन हैमर यूज़ होता है जनरली जब आप लोग रिवेटिंग करते तब यूज़ होता है। तो रिवेटिंग में क्या होता है, सोचे ऐसे दो प्लेट है, ठीक है, और एक ए वाला प्लेट है, तो इसका बीच में क्या होता है, रिवेट रहता है। नीचे तो इसका एक हेड तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, लेकिन एक हेड क्या वो बनता नहीं, वो बना हुआ नहीं रहता। तो इसका बाद ये सैंक जो रहता है, सैंक को आपको पिटा के क्या करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है रिवेट का दूसरा हेड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, इसके लिए आपको रिवेट स्नैप का ज़रूरत पड़ता है। इस आपको अगर प्रॉपर शेप देना पड़ता तो रिवेट स्नैप का आपको ज़रूरत पड़ेगा, रिवेट का हेड का प्रॉपर शेप देने के लिए। ठीक है, और नीचे आपको क्या देना पड़ेगा, ये रिवेट और पहले से जो रिवेट हेड बना है उसको सपोर्ट देने के लिए, और उसको जब हम लोग ऊपर से हैमरिंग करेंगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका फिनिश सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, डॉली दे के उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे। डॉली क्या होता है, ये जो आप देख सकते हैं रिवेट के हेड उसका ऑपोजिट ही वैसे सेम टू सेम रहता है, और ये भी इधर जाके फिक्स होता है। समझ में आ गया। तो रिवेटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और स्प्रेड द सैंक ऑफ द रिवेट, मतलब हेड बनाने के लिए आपको तो सैंक को ही फैलाना पड़ेगा ना, इसीलिए आपको बोला है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बॉक्स नट ऑफ ए बेंच वाइस इज मेड फ्रॉम, बेंच वाइस की बॉक्स नट किससे बनती है, एलो स्टील, व्हाइट मेटल, माइल्ड स्टील या फॉस्फोरस ब्रोंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस ब्रोंज से बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत बार यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन किया हूँ। 5th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है लेग वाइस इज यूज्ड फॉर, तो लेग वाइस का उपयोग हम लोग कब करते हैं, फॉर होल्डिंग फोर्जिंग वर्क, मतलब फोर्जिंग करने वाला वर्क को पकड़ने के लिए। ऑन मिलिंग मशीन में आपको कोई भी जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर होल्डिंग स्मॉल फ्लैट जॉब, छोटा सा अगर फ्लैट जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑन ड्रिलिंग मशीन, चौथा ऑप्शन ड्रिलिंग मशीन में हम लोग लेग वाइस यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब फोर्जिंग शॉप में आपको गर्म जॉब को पकड़ना पड़ेगा तब क्या करना पड़ेगा, आपको लेग वाइस का इस्तेमाल करना है। अगर सोचो उसको होल्ड करके कोई भी ऑपरेशन आपको करना है, ठीक है, तब आपको कौन सा वाइस का इस्तेमाल करना है, लेग वाइस का इस्तेमाल करना है। और लेग वाइस बनता किस मेटेरियल से, माइल्ड स्टील से बनता है। ओके, और एक चीज़ ये जो आपको मैं ऊपर में बताया हूँ, बॉक्स नट ऑफ ए बेंच वाइस, तो बॉक्स नट में कौन सा थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। ओके, और बेंच वाइस का दूसरा नाम होता है इंजीनियर वाइस या पैरेलल जॉ वाइस, क्योंकि इसका दोनों जॉ, एक तो फिक्स जॉ होता है, दूसरा होता है मूवेबल जॉ। क्या होता है, फिक्स जॉ जो जैसा रहता है, मूवेबल जॉ जब भी खोलता है तो उसका पैरेलली वो मूव होता है, इसलिए इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी बेल्ट इज फिट फॉर, वी बेल्ट का उपयोग हम लोग कब करते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपन बेल्ट ड्राइव। तो जब ओपन बेल्ट ड्राइव होता है उधर हम लोग को वी बेल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 2000 टेक्निकल MCQ का सीरीज में जब भी वी बेल्ट का क्वेश्चन आया था, मैं इसको अच्छा से क्लियर किया था, वी बेल्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आपको क्लियर किया था। और वी बेल्ट का एंगल कितना होता है, 40 डिग्री का एंगल होता है, और इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ट्रेपीजियम क्रॉस सेक्शन होता है। तो डिटेल में और मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, आप लोग 2000 MCQ का सीरीज देखिए, आप लोग का टेक्निकल MCQ टोटल क्लियर हो जाएगा जब ये 40 क्लास कंप्लीट होगा।
और एक चीज़ आपको जानना है, ओपन बेल ड्राइव हम लोग कब यूज़ करते हैं? ओपन बेल ड्राइव जब ड्राइवर और ड्रिवेन पुली का बीच का डिस्टेंस कम होगा तब। कितना होना चाहिए? 10 मीटर तक। अगर ड्राइवर और ड्रिवेन पुली का बीच में डिस्टेंस है तब हम लोग इस्तेमाल कर सकते ओपन बेल ड्राइव। समझ में आया है? और ओपन बेल ड्राइव में क्या होता है, जो ड्राइवर गियर होता है, जो ड्रिवेन गियर होता है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है। लेकिन क्रॉस बेल ड्राइव में क्या होता है, वो अपोजिट होता है। समझ में आ गया? 7th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट व्हिच इज कैरिड इन द बियरिंग इज नोन एज। मतलब शाफ्ट का वो हिस्सा जो बियरिंग में ले जाया जाता है वो डैश के रूप में जाना जाता है। तो शाफ्ट का जो पोर्शन हम लोग बियरिंग का अंदर उसको लेके जाते हैं उसको कौन सा नाम में जानते हैं? उसका राइट आंसर होता है जर्नल। तो इसका बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो इसका बाद जो टेक्निकल MCQ 2000 का जो वीडियो आ रहा है 5th नंबर का क्लास में, मैं जर्नल बियरिंग के बारे में कंप्लीट करूंगा। जर्नल क्या, कौन सा पार्ट को कहते हैं, इसका ऊपर डिटेल में आपको सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि इसका ऊपर मैं एक स्पेशल क्वेश्चन भी 5th नंबर का क्लास में ऐड कर चुका हूं। और उसका बाद ये पेपर भी मिला, पेपर में भी एक क्वेश्चन कॉमन आ गया, तो उस क्लास में आपको डिटेल में डिस्कशन कर दूंगा। आपको जस्ट याद रखना है बियरिंग का अंदर जो शाफ्ट का कुछ हिस्सा जो उसका अंदर रहता है, बियरिंग का अंदर रहता है, उस पोर्शन को कहते हैं जर्नल। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूल्स इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग द हॉट जॉब हैंडल बाय ब्लैकस्मिथ। निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग लोहार द्वारा संचालित तप्त कर्मों को चिन्हित करने और मापने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए ब्लैकस्मिथ का मतलब क्या होता है। जो लोहे को गर्म करके उसको अलग अलग शेप में बनाता है, तो ये जो काम करते हैं उसको ब्लैकस्मिथ या लोहार कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहे हैं, एक ब्लैकस्मिथ, एक लोहार गर्म जब को मार्किंग और मेजरिंग करने के लिए कौन सा रूल का यूज़ करते हैं? रूल मतलब क्या, जैसे हम लोग स्टील रूल बोलते हैं, इसका बाद हुक रूल बोलते हैं। तो इधर आपको सेम टू सेम वही पूछा है कि गर्म जब में अगर आपको मार्किंग और मेजरिंग करना है तो कौन सा रूल का इस्तेमाल करना है? श्रिंक रूल का इस्तेमाल करना है। तो ये भी क्वेश्चन में 5th नंबर का क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जो 2000 MCQ का वीडियो आप लोग का आएगा। तो ये सब क्वेश्चन मैंने सेट किया था, तो उसका बाद क्या हुआ, मेरा तो 2000 MCQ का क्वेश्चन पहले से ही बन गया PDF, लेकिन ये सब क्वेश्चन आंसर की तो अभी आया है। तो इससे पता चलता है कि कितना कॉमन क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है मेरा 2000 MCQ का PDF से। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा 2000 टेक्निकल MCQ का PDF आप लोग ध्यान से देखिए। PDF पाने के लिए आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो अभी आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलूँगा 2000 MCQ का साथ जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा उसको आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों का टेक्निकल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रिंक रूल। श्रिंक रूल के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा जो आपका क्लास 5 आएगा 2000 MCQ का, उसमें 9th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। मार्किंग के दौरान रेफरेंस सरफेस डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जब हम लोग मार्किंग करते तो एक रेफरेंस या डाटूम सरफेस का ज़रूरत होता है, तो कौन सा चीज़ का द्वारा हम लोग को मिलता है? स्केच ऑफ द जॉब का स्केच से, इसका बाद सरफेस गेज से, ऑप्शन नंबर सी मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस, ऑप्शन नंबर डी वर्क पीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस से। ठीक है, तो मार्किंग ऑफ टेबल जो होता है उसका जो सरफेस होता है टोटली फ्लैट होता है, उसको हम लोग डाटूम सरफेस या हम लोग रेफरेंस सरफेस का हिसाब से मान सकते हैं। उसका बेसिस पे हम लोग को मेजरमेंट या मार्किंग आप लोग को करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Which one of the following parts of a universal surface gauge helps to draw lines along a datum edge? किसी यूनिवर्सल सरफेस गेज का निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा मतलब पार्ट एक आधार कोड के बगल बगल समांतर रेखा खींचने में मदद करता है? मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका मदद से हम लोग डाटूम एज का अब बराबर हम लोग पैरेलल लाइन खींच सकते हैं? तो कौन सा पार्ट होता है? रॉकर आर्म, बेस, गाइड पिन या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इस क्वेश्चन को भी मैं 2000 MCQ का सीरीज में डिस्कशन कर दिया हूँ, 4 क्लास जो प्रोवाइड किया हूँ उसमें एक क्वेश्चन तो इसमें से आपको मैं बताया था। ओके, तो अगर डाटूम एज का साथ आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होता है तो गाइड पिन का मदद से आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर इसमें सही दिया है। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
डैश ऑफ ए कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए स्लॉट। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कोई भी एक स्लॉट है उसका डेप्थ को अगर मेजर करना है तो कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट हम लोग उपयोग करेंगे, स्क्वायर एड, सेंटर एड, प्रोटेक्टर एड या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर एड, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए स्क्वायर एड में दो एंगल आप लोग मेजर कर सकते हैं, एक होता है 90 डिग्री, दूसरा होता है 45 डिग्री। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग स्लॉट का डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। और सेंटर एड का मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस का सेंटर पॉइंट को आप लोग निकाल सकते हैं। और प्रोटेक्टर हेड का मतलब आप लोग 0 से 180 डिग्री तक 1 डिग्री के एक्यूरेसी में मेजरिंग मार्किंग आप लोग कर सकते हैं। इसका भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। 5th नंबर का क्लास में ये भी क्वेश्चन शामिल है। तो मैं जिस तरह PDF को बना रहा हूँ तो अभी तो 1000+ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो PDF जब खत्म होगा और क्लास भी जब मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा आप लोगों का बहुत अच्छा प्रिपरेशन बनेगा, क्योंकि मैं उस PDF में आप लोग का कॉमन अनकॉमन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है सब कुछ ऐड किया हूँ। 2000 टेक्निकल MCQ का क्लास 5 का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अनकॉमन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्पेशल माइक्रोमीटर और V shaped anvil इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डैश ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा माइक्रोमीटर का V शेप एनविल होता है। तो ये होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड का कौन सा चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, डेप्थ, इफेक्टिव डायमीटर, मेजर डायमीटर या फ्लैंक एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डायमीटर। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इफेक्टिव डायमीटर को आप लोग पिच डायमीटर भी बोल सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पिच डायमीटर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं अपना क्लास में सोल्यूशन कर दिया हूँ। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द फेस ऑफ स्पिंडल एंड एनविल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर आर मेड ऑफ। आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल का और एनविल का फेस होता है वो किससे बनता है, स्टील, कास्ट आयरन, टंगस्टन कार्बाइड और एल्यूमिनियम एलॉय। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ जब माइक्रोमीटर का क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन कार्बाइड। तो दो मेजरिंग फेस होता है, एक होता है स्पिंडल का फेस और दूसरा होता है एनविल का फेस। दोनों फेस बनाया जाता है टंगस्टन कार्बाइड से। 14th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है मेजरिंग गेजेस रिक्वायर वेयर रेजिस्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू गेट सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। मापने गेज में घिसने की प्रतिरोध अपेक्षित होते हैं, मतलब जो भी मेजरिंग गेज होता है उसका वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिसमें कोई भी स्क्रैच मार्क वगैरह या कोई भी चोट वगैरह लगे तो वो क्या होगा, उसमें मार्क वगैरह नहीं आए। और वो घिसने से वो क्या करता है, वो प्रतिरोध करता है जब वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहता है। तो मेजरिंग गेज को अगर वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी लाना है तो उसके लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, कार्बन परसेंटेज कम होता है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ इसका सरफेस को हार्ड करना पड़ेगा और अंदर वाला जो पोर्शन रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, मतलब कोर पोर्शन सॉफ्ट और टफ रहेगा, लेकिन जो आउटर सरफेस होगा वो आउटर सरफेस हार्ड और वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा जगह में होल में आप लोग उसको मेजरिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो क्या होगा वो अलग अलग जगह में चेक करेंगे तो धीरे धीरे घिस जाता है। तो वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो कोई भी स्क्रैच मार्क वगैरह भी नहीं होगा, घिसेगा भी नहीं। ठीक है, मतलब वो उसका लॉस भी नहीं होगा, क्षय भी नहीं होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग। इसको भी बहुत अच्छे से मैं बहुत बार मेरा क्लास में डिस्कशन किया हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है बैकलेस इन मेसिंग गियर इज द डैश बिटवीन टू गियर इन मेस। तो जब दो गियर मेस करता है तो उसमें बैकलेस मतलब क्या होता है, बैकलेस मतलब होता है जब फीमेल और मेल गियर मैच करते हैं उन दोनों का बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको बोलता है बैकलेस। तो टाइटनेस को नहीं बोलते हैं, फ्रिक्शन को भी नहीं बोलते, इंटरफेरेंस को भी नहीं बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गियर पार्ट मैच करता है उसका बीच में जो क्लियरेंस होता है, जो क्लियरेंस है उसको बैकलेस कहते हैं। ओके, जितना कम क्लियरेंस रहेगा उतना अच्छा से वो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर पाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है लैपिंग इज द प्रोसेस फॉर फिनिशिंग। लैपिंग एक ऐसा फिनिशिंग प्रोसेस होता है जिसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस को फिनिश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल सरफेस को ओनली फिनिश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सिर्फ इंटरनल सरफेस को मतलब अंदरूनी सरफेस को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्लैट सरफेस को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैपिंग का मदद से हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सरफेस में हम लोग फिनिशिंग कर सकते हैं। अगर होनिंग आपको बोलता तो उसमें आप लोग को बॉन्डेड एब्रेसिव यूज़ करना पड़ता है, स्टिक टाइप एब्रेसिव होता है, और ये सिर्फ सिलिंड्रिकल होल में या जो भी होल पोर्शन होता है, होल में अगर आपको फिनिशिंग करना होता है तब होनिंग ऑपरेशन करता है। होनिंग में सिर्फ इंटरनल सरफेस को फिनिशिंग कर सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इन गियर ड्राइव चेंज ऑफ रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा इज पॉसिबल बाय यूजिंग। गियर ड्राइव में जब आप लोग रोटरी मोशन मतलब जब घुमाते हैं तो क्या होता है, उस लीनियर मोशन मतलब उस सरल रेखा में वो आगे बढ़ता है, और उसका ऑपोजिट भी होता है, जब आप लोग सरल रेखा में उसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रोटरी मोशन में घूमता है। तो किसका वजह से होता है या कौन सा गियर ड्राइव में होता है? वर्म एंड वर्म गियर ड्राइव, रैक एंड पिनियन, मीटर गियर ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी हाइपर गियर ड्राइव। तो इसमें आपको हिंदी में दिया है, आप देख सकते हैं, गियर ड्राइव में चक्रीय गति को रैखिक गति में और उसका विपरीत परिवर्तन डैश का प्रयोग करके संभव होता है। तो कौन सा गियर ड्राइव में संभव होता है? रैक और पिनियन गियर ड्राइव में ये संभव होता है। जैसे ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, टेबल को आप लोग रोटरी मोशन में घुमाते हो तो क्या होता है, सरल रेखा में वो आगे या रैखिक गति में वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है रैक एंड पिनियन का मदद से। और वर्म एंड वर्म व्हील ड्राइव का मदद से क्या होता है, इसमें आप लोग स्पीड रिडक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट प्लेन में आप लोग मोशन को 90 डिग्री में या राइट एंगल में ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मीटर गियर मतलब क्या होता है, जो दो विभिन्न गियर जब सिमेट्रिकल होता है तब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में मैच करता है तब मीटर गियर उसको कहते हैं। और हाइपर गियर ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी किस टाइप का होता है, विभिन्न गियर टाइप के आप लोग का होता है। ओके, और ऑटोमोबाइल पर्पस के लिए ये यूज़ होता है हाइपर गियर ड्राइव। 80 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, सेंट्रल लाइन ऑफ द कॉन्टैक्ट रोलर एंड डाटूम सरफेस ऑफ द साइन बार आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और मैं भी सोच रहा था इस क्वेश्चन को डालने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का सामने आ गया। इसमें आपको बताया जा रहा है, जो साइन बार का कॉन्टैक्ट रोलर होता है और जो डाटूम सरफेस होता है, साइन बार को अगर ऐसे रखते हो और डाटूम जो सरफेस होता है, तो रोलर का साथ डाटूम सरफेस कैसा रहता है, परपेंडिकुलर, सेम लाइन, पैरेलल या इंक्लाइंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल वो रहता है, मतलब वो समांतर रहता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, जो आपका साइन बार होता है उसका दो कॉन्टैक्ट रोलर होता है, उसका जो सेंटर लाइन होता है वो डाटूम सरफेस का साथ पैरेलल ही तो रहता है ना, इंक्लाइन तो नहीं रहता है नॉर्मल कंडीशन में। ओके, 19th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, इन ए वर्नियर माइक्रोमीटर वर्नियर स्केल इज ग्रेजुएटेड ऑन। जब वर्नियर माइक्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे आउटसाइड चाहे इनसाइड, तो वर्नियर स्केल कहाँ पे ग्रेजुएट होता है? तो बहुत बार इस सब क्वेश्चन को मैं डिस्कशन किया हूँ। तो वर्नियर स्केल ऑलवेज ग्रेजुएट होता है उसका बैरल में। ठीक है, बैरल में होता है, जहाँ पे बैरल में मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएट होता है, उसका ऊपर में क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन भी ग्रेजुएट होता है। समझ में आ गए? तो बैरल या स्लीव राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, which one of the following abbreviation is used to specify an acme thread। एक्मी थ्रेड को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा एब्रीविएशन हम लोग यूज़ करते हैं? एस 48x8, RD 20x1/8 इंच, ऑप्शन नंबर सी TR 60x9, ऑप्शन नंबर डी M16। तो M16 मतलब क्या होता है? ये तो मेट्रिक या BIS सिस्टम में होता है। BIS अगर थ्रेड को एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेड को आपको स्पेसिफाई करना पड़ता तब M16 आपको लिखना पड़ता। ओके, जब भी इसका साथ आप लोग पिच को लिखेंगे, अगर आप लोग 4 mm पिच लिखते तब क्या होता है, ये फाइन थ्रेड होता है। ओनली अगर M16 लिख देते मतलब ये कोर्स थ्रेड का बात कर रहा है, उसका साथ जब भी पिच लिखा रहेगा मतलब वो फाइन थ्रेड। ओके, तो ऑलवेज तो हार्ड आपको थ्रेड के लिए सेम फॉर्मूला होता है। तो एक्मी थ्रेड को अगर स्पेसिफाई करना होता है तब कौन सा एब्रीविएशन यूज होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा TR 60x9। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, TR का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब क्या होता है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। TR क्या डिजिग्नेटेड करता है?
टी आर डिजिग्नेटेड ट्रेपीजोडियल थ्रेड। ट्रेपीजोडियल थ्रेड का अंदर एक्मी थ्रेड आता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। ट्रेपीजोडियल थ्रेड क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड होता है और इसका फ्लैंक का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और क्या करता है ट्रेपीजोडियल थ्रेड, क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और पावर ट्रांसमिशन का टाइम इजी एंगेजमेंट होता है और डिसएंगेजमेंट होता है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ट्रेपीजोडियल थ्रेड मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड होता है और फ्लैंक का एंगल होता है 30 डिग्री और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि ये मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड है इसीलिए। और पावर ट्रांसमिशन का टाइम इजी एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हम लोग कर सकते हैं ट्रेपीजोडियल थ्रेड का मदद से। इसीलिए जब भी हम लोग थ्रेड करते हैं तो लीड स्क्रू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक्मी थ्रेड होता है। ओके, तो उसको हम लोग इजीली एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन का टाइम। और आपको पता होना चाहिए एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। तो टी आर का मतलब क्या होता है कि टी आर डेजिग्नेट ए ट्रेपीजोडियल थ्रेड, मतलब एक्मी थ्रेड ट्रेपीजोडियल थ्रेड का अंदर आर है। 60 मतलब क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर इन मिलीमीटर। तो 60 इंडिकेट करता है नॉमिनल डायमीटर इन मिलीमीटर और 9 क्या इंडिकेट करता है, 9 इंडिकेट करता है पिच इन मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंटली लूजनिंग एंड टाइटनिंग। बार बार ढीले करने और कसने के लिए निम्नलिखित में से किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अगर कौन सा नाट का पूछे जाता है तब राइट आंसर हो जाता है विंग नट, क्योंकि आपको हेक्सा या आप लोग जानते हैं हेक्सो फ्रेम होता है, उसमें आप लोग को विंग नट मिलता है, उसका मदद से आप लोग फ्रीक्वेंटली उसको लूजनिंग टाइटनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्क्रू बोला है तो उसमें ऑप्शन है स्क्वायर हेड सेट स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्क्वायर हेड सेट स्क्रू। तो स्क्वायर हेड सेट स्क्रू का मदद से क्या होता है, हम लोग उसको इजीली खोल भी सकते हैं और इजीली उसको हम लोग कस भी सकते हैं, मतलब उसको टाइट भी कर सकते हैं। ओके, तो स्क्वायर हेड सेट स्क्रू राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम अपघर्षी है। तो इसका राइट आंसर आपको दिया है इमेरी, लेकिन एक गलत आंसर आपको आंसर की में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जिसको आप लोग SiC और कभी कभी सी से भी आप लोग इसको इंडिकेट करते हैं। और दूसरा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ओके, तो ये दो होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेरस मेटल कैन नॉट बी मेल्टेड इनटू ए लिक्विड स्टेट। निम्नलिखित में से किस लोहे धातु को पिघलाकर तरल या द्रव अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। पिग आयरन, स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। तो ऑप्शन में आपको शायद स्टील या कास्ट आयरन का आंसर आपको दिया, शायद स्टील आपको दिया, लेकिन एक गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। रॉट आयरन को कभी आप लोग पिघला के लिक्विड स्टेट में, मतलब तरल अवस्था में आप लोग नहीं ला सकते हैं। तो रॉट आयरन राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का सबसे शुद्ध प्योरेस्ट या शुद्ध रूप होता है रॉट आयरन और आप लोग जानते हैं इसमें 99.99% का आसपास इसमें क्या होता है, इसमें आपका लोहे रहता है और बाकी आपका कितना परसेंटेज कार्बन रहता है, 0.02 से 0.03% का कार्बन रहता है। ओके, रॉट आयरन हम लोग निकलते हैं पडलिंग फर्नेस से। समझ में आ गया। 24 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन। तो तनन प्रतिबल को डैश में व्यक्त की जाता है। तो इसको डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 और 23 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिए, इस दोनों क्वेश्चन पे आंसर आपको गलत दिया है। और टेंसाइल स्ट्रेस को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए आपको होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का जो निमी का क्वेश्चन बैंक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सॉल्व कराया था, मैं आपको बोला कि आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस को वीडियो देख लीजिए। 2 साल का जो मैं आपको 2 वीडियो में बताया हूँ, उसमें मैं स्ट्रेस का बारे में, स्ट्रेन का बारे में, हर वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का मैथ का चैप्टर में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है, आप लोग जानते हैं, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है और एरिया का मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अगर मिलीमीटर का जगह मीटर स्क्वायर आता तब भी होता है, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। चाहे टेंसाइल स्ट्रेस है,
चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, फॉर्मूला तो आपको स्ट्रेस का सेम रहेगा, तो यूनिट भी सेम होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, व्हेन स्टील कंपोनेंट आर कोटेड विथ कॉपर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज ए। तो जब आपको बोला जा रहा है कि आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या होता है, आप लोग कोई भी स्टील कंपोनेंट का ऊपर कॉपर का कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉपर सल्फेट क्या होता है, किसका रूप में यूज़ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का रूप में यूज़ होता है, विद्युत अपघटक का हिसाब से वो यूज़ होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसको। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए मैं इसका डायग्राम भी आप लोग का सामने लेके आया हूँ, जिसमें एक ग्लास जार है, ग्लास जार का अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट का रूप में यूज़ हो रहा है, और एक कॉपर प्लेट है और एक आयरन ऑब्जेक्ट है। आयरन ऑब्जेक्ट का ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉपर का प्लेटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो कॉपर प्लेट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जब भी होगा तो कॉपर प्लेट धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे लॉस होते जाएगा, और ये जो कॉपर प्लेट जितना भी आ रहा है वो डिज़ोल्व होकर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का अंदर आ जाएगा, और धीरे धीरे जो आपका आयरन ऑब्जेक्ट है उसका ऊपर एक लेयर बनाएगा, और ये जो लेयर बनाता है एक परमानेंट प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक परमानेंट कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोसेस होता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विथ कॉपर मेटल, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन करने के लिए आपको कॉपर मेटल का जरूरत, तो कॉपर का आपको प्लेटिंग करना पड़ेगा। टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ कॉपर मेटल, मतलब कॉपर मेटल का डिपॉजिट, एक लेयर डिपॉजिट करने के लिए, बनाने के लिए आयरन ऑब्जेक्ट का ऊपर टेक ए ग्लास जार लेना पड़ेगा और फिल इट विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आपको फिल करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोलाइट का रूप में यूज़ हो रहा है, और कनेक्ट द प्लेट कॉपर प्लेट टू द पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। तो आपका जो कॉपर मेटल है वो एनोड का रूप में यूज़ हो रहा है, और क्या होगा, बैटरी का साथ तो पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, और जो आयरन ऑब्जेक्ट है जिसका ऊपर प्लेटिंग करना है वो है कैथोड, जिसको आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का साथ आपको कनेक्ट करना है। इसका बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस चलता है, इसका बारे में डिटेल में मैं आपको टेक्निकल 2000 MCQ का क्लास में आपको बताऊंगा। कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, आपको पता चल गया। कॉपर जो मेटल होता है वो एनोड होता है, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल में ऐड करते हैं, और जो आपका आयरन ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं, जो आपका कैथोड होता है। ओके, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी टर्न्ड ऑन द लेथ मशीन इज डैश द सेंटर हाइट ऑफ द लेथ। एक लेथ मशीन में जो मैक्सिमम डायमीटर वर्कपीस को हम लोग टर्निंग कर सकते हैं, वो उस लेथ मशीन का सेंटर हाइट का कितना मल्टीपल होता है या कितना गुण होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि लेथ का सेंटर हाइट क्या होता है। तो लेथ का जो स्पिंडल होता है, हेडस्टॉक स्पिंडल होता है, उससे जो उसका लेथ बेड का डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं सेंटर हाइट, ठीक है। तो इसमें बोला है कि लेथ मशीन में मैक्सिमम डायमीटर जो हम लोग जॉब को टर्निंग कर सकते हैं, तो डायमीटर मतलब क्या, ये अगर उसका रेडियस होता है, डायमीटर क्या होगा, उसका डबल होगा। तो एक्चुअली सेंटर हाइट का कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो लेथ मशीन का सेंटर हाइट जितना होता है उसका दोगुन या डबल अब साइज वाला मैक्सिमम डायमीटर वर्कपीस को हम लोग टर्निंग कर सकते हैं लेथ मशीन पर, क्योंकि सेंटर हाइट इतना होता है। ओके, और डायमीटर क्या होगा, उसका डबल होता है, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 27 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, फॉर हैक्सोइंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सुइटेबल पिच ऑफ द हैक्सो ब्लेड इज। तो इस क्वेश्चन को भी 2000 टेक्निकल MCQ का सीरीज में मैं डिस्कशन कर दिया हूँ लास्ट क्लास में, बहुत ही अच्छा से डिस्कशन किया था। कौन सा पार्ट के लिए कौन सा मिलीमीटर का हैक्सो ब्लेड चाहिए, तो सब कुछ मैं डिस्कशन किया था। इसमें जस्ट आपको मैं बताता हूँ, थिन ट्यूबिंग के लिए आपका 0.8 मिलीमीटर पिच वाला हैक्सो ब्लेड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द चिज़ल यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑयल ग्रूव इन द ब्रास हाफ बियरिंग इज डैश चिज़ल। हिंदी में पढ़ सकते, ब्रास हाफ बियरिंग में तेल खांचे बनाने के लिए प्रयुक्त चिज़ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाफ राउंड नोज चिज़ल,
क्रॉस कट चीजेल, फ्लैट चीजेल, ऑप्शन नंबर डी वेब चीजेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाफ राउंड नोज चीजेल, क्योंकि इसमें आपको क्या बोला है, ऑयल ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। ब्रास हाफ बियरिंग, तो ब्रास हाफ ऐसे बियरिंग है, उसमें अगर आपको ऑयल ग्रुप ऐसे बनाना है तो हाफ राउंड नोज चीजेल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कीवे या स्लॉट बनाना पड़ेगा तब क्रॉस कट हो जाता। ओके, और अब जब भी बोलेगा फ्लैट सरफेस से आप लोगों को मटेरियल को हटाना पड़ेगा तब हो जाएगा फ्लैट चीजेल, और जब चेन ड्रिलिंग का बाद अगर मटेरियल को हटाने के लिए बोलेगा तब हो जाएगा वेब चीजेल। समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है, क्रॉस कट चीजेल का दूसरा नाम क्या होता है, केप चीजेल होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजेल शुड बी डैश व्हाइल चिपिंग द कॉपर। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा चिपिंग ऑपरेशन किसको कहते हैं। जब हम लोग चीजेल और हैमर देके जो ऑपरेशन करते हैं उसको चिपिंग ऑपरेशन कहते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं चीजेलिंग, तो एक्चुअली इसको बोलते हैं चिपिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछे जा रहा है जब कॉपर का हम लोग चिपिंग करते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चीजेल का कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अगर सोचो ये एक कॉपर प्लेट है, तो इसमें अगर हम लोग चीजेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर चीजेल होता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, चीजेल का जो एक्सिस होता है और ये जो जॉब सरफेस होता है तो इसका बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, कॉपर के लिए होता है 29.5 डिग्री। तो 29.5 डिग्री तो ऑप्शन में नहीं है, तो 30 उसका नियरेस्ट है, इसीलिए 30 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर पॉइंट एंगल पूछता कॉपर के लिए तब 45 डिग्री हो जाता। ओके, और एक क्वेश्चन आपको पूछता माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट एंगल कितना होता है, चीजेल का 55 डिग्री होता है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है 34.5 डिग्री होता है। ओके, इसका बाद इसका पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालना पड़ता है सब आपको मैं फॉर्मूला का थ्रू बता दूंगा जब मैं थ्योरी का क्लास प्रोवाइड करूंगा। ओके, मतलब टेक्निकल एमसीक्यू जो 2000 है उस सीरीज में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डैश आर फिटेड इन द होल ऑफ द वर्क पीस। हिंदी में आप पढ़ सकते डैश कार्य वस्तु के छिद्र पर फिट किए जाते हैं। तो कौन सा क्लैंप को वर्कपीस का होल का अंदर फिट किया जाता है, यू क्लैंप, फिंगर क्लैंप, गूजनेक क्लैंप या प्लेन स्लॉटिंग क्लैंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिंगर क्लैंप। तो फिंगर क्लैंप में टोटल 3 फिंगर होता है और ये वर्कपीस का होल का अंदर जाके 3 फिंगर को फैला देते हैं और क्या करता है, फिंगर क्लैंप कार्य वस्तु के छिद्र पर जाके फिट हो जाता है। ठीक है, ये तो फिंगर क्लैंप होता है। यू क्लैंप कहाँ पे यूज होता है, यू क्लैंप आर प्रोवाइडेड फॉर होल्डिंग सिलिंड्रिकल जॉब ऑन वी ब्लॉक। जब वी ब्लॉक होता है उसका जो वी शेप होता है, ठीक है, तो वी शेप में हम लोग सिलिंड्रिकल जॉब को रखते हैं। तो वी ब्लॉक में सिलिंड्रिकल जॉब को अगर होल्ड करना पड़ता है तब हम लोग यू क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और गूज नेक क्लैंप जो होता है तो इट इज़ सुटेबल फॉर मशीन शॉप क्लैंपिंग। जब मशीन शॉप में आप लोग को क्लैंपिंग करना पड़ेगा, जैसे अगर कोई भी डाई को अगर होल्ड करना या क्लैंपिंग करना पड़ता है, या कोई भी प्रेस टूल है, कास्टिंग है, तो इसको अगर आपको क्लैंप करना पड़ता है तब हम लोग क्या करते हैं, गूज नेक क्लैंप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और 21 मटेरियल से बनता है गूज नेक क्लैंप बनता है SGI स्टील से। SGI मतलब होता है स्पेरोडियल ग्रे आयरन। फिर से मैं आपको बताता हूँ, गूज नेक क्लैंप बनता है SGI स्टील से, स्पेरोडियल ग्रे आयरन से वो बनता है। ठीक है, और एक कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे डाई को होल्डिंग और क्लैंपिंग करने के लिए, प्रेस टूल को होल्डिंग और क्लैंपिंग करने के लिए, कास्टिंग में भी होल्डिंग और क्लैंपिंग करने के लिए गूज नेक क्लैंप यूज होता है। प्लेन स्लॉटिंग क्लैंप तो हम लोग नॉर्मल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, ओवलिटी इज फाउंड व्हाइल चेकिंग ए सिलिंड्रिकल शाफ्ट, दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज। किसी बेलनाकार शाफ्ट की जांच करते समय इसे अंडाकार पाया जाता है, इस किस्म की त्रुटि होता है। मतलब कोई भी सिलिंड्रिकल शाफ्ट को अगर आप लोग जांच करने जाते हो तो आपको देखने को लगता है कि ओवलिटी मतलब अंडाकार आपको शेप में देखने को लगता है, वो सिलिंड्रिकल आपको नहीं देखने को मिलता। तो क्या लगता है, वो अंडा जैसे शेप है। तो ये आपका कौन सा टाइप ऑफ एरर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर। ओके,
तो इसमें आपको दिया है कि मैक्रो जियोमेट्रिकल, तो एक गलत है, इस क्वेश्चन पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर में क्या होता है, जो सिलिंड्रिकल शाफ्ट होता है जब हम लोग उसको जांच करने जाते हैं तो उसको ओवलिटी मतलब अंडाकार शेप में आपको देखने को मिलता है, ये होता है माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर। ठीक है, तो इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। टोटल 3 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ। 32 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोसेस कोटिंग बाय स्प्रेइंग और स्प्रिंकलिंग ग्लास पाउडर एट सुटेबल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का, वो सभी स्टूडेंट को पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको अच्छा से एनामेलिंग के बारे में क्लियर किया था कि एनामेलिंग क्या होता है, कि कोई भी एक मेटल है उसका ऊपर अगर हम लोग एक सूटेबल टेम्परेचर में ग्लास पाउडर को क्या करते हैं, उसको ऊपर छिड़कते हैं, तो क्या होता है, स्प्रे अगर हम लोग करते हैं तो जो मेटल है उसका ऊपर क्या होता है, ग्लास पाउडर के कोटिंग बन जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनामेलिंग प्रोसेस कहते हैं। कितना टेम्परेचर लगता है, कैसे होता है, सब प्रोसेस में आपको एमसीक्यू का क्लास में बता के जानो। इसलिए मैं सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का सीरीज आपको देखना पड़ेगा, और ये सीरीज टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, जो फिटर टर्नर, मैशिनिस्ट, वेल्डर, ग्राइंडर के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आप लोग का पीडीएफ होने वाला, सबसे अच्छा क्लास होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामेलिंग, इसका आंसर ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा था, इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राइस्क्वायर, बीवेल प्रोटेक्टर, रूल एंड स्क्राइबर इज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ट्राइस्क्वायर, बीवेल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर, इन 4 चीज़ मौजूद होता है, इसका ऑल फीचर्स मौजूद होता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर तो नहीं होता, इनसाइड माइक्रोमीटर में भी नहीं होता, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर में भी नहीं होता, क्योंकि आउटसाइड माइक्रोमीटर आउटसाइड डायमेंशन को मेजर करते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर इनसाइड डायमेंशन को स्लॉट या जो भी आपका कोई भी खांचे है तो क्या करते हैं, उसका डायमीटर को चेक करते हैं। डेप्थ गेज माइक्रोमीटर का मदद से हम लोग डेप्थ को चेक कर सकते, मेजर कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन सेट का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का अंदर ट्राइस्क्वायर, बीवेल प्रोटेक्टर, रूल, स्क्राइबर सब फीचर्स इसमें मौजूद होता है। कॉम्बिनेशन सेट का 3 पार्ट होता है। एक होता है, आप लोग जानते हैं, सबसे पहला होता है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा होता है स्क्वायर हेड, तीसरा होता है सेंटर हेड। प्रोटेक्टर हेड क्या होता है, सेंटर हेड क्या होता है, स्क्वायर हेड क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन सेट। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, चेन सीलिंग आर यूज टू लिफ्ट। तो चेन सीलिंग का बात कर रहा है, तो चेन मतलब ही क्या होता है, वो हेवी लोड के लिए वो यूज़ होता है। तो चेन सीलिंग जब भी हम लोग यूज़ करेंगे हेवी लोड को उठाने के लिए हम लोग उसको चेन सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी आंसर इसमें सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, द थिकनेस ऑफ द शीट इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ नंबर व्हिच इज नोन एज। चादर की मोटाई संख्या की एक सीरीज द्वारा दिखाया जाती है जिसे डैश रूप में जाना जाता है। मानक आकार, संख्या आकार, गेज या इनमें से कोई नहीं है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा गेज। ठीक है, तो एक ऐसा सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें आप लोगों को टोटल एनिमी का हिसाब से अगर देखते हो तो 0 to 36 टोटल 37 नंबर ऑफ होल होता है। और कितना रेंज होता है, 0 to 36 तक रेंज में होल होता है। 0 का साइज सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे मोटा वाला सीट हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका क्या होता है, उसका थिकनेस कम होता जाता है। 36 में सबसे थिकनेस कम होता है। ओके, तो ये जो आप देख सकते हैं थिकनेस ऑफ द सीट मेटल इज इंडिकेटेड। तो सीट मेटल का थिकनेस कहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, गेज में किया जाता है। ओके, स्टैंडर्ड वायर गेज। SWI का फुल फॉर्म आपको पूछे, SWG का फुल फॉर्म पूछे जाता है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो वो गेज की बात इसमें कर रहा है। 36 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर फ्लैटनिंग द मेटल अराउंड द पांच होल। हिंदी में पढ़ सकते हैं, 5 किए गए छिद्र की चारों ओर धातु को सपाट करने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग किया जाता है। तो 5 करने का बाद मतलब जो हॉलो 5 होता है, सॉलिड 5 होता है, पिन 5 होता है, उसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर वर्कपीस है तो उसमें हम लोग छेद कर सकते हैं। तो जिस शेप का भी हम लोग को होल बनाना है, अगर स्क्वायर शेप का होल बनाना है तो उसी शेप का आपको 5 यूज़ करना पड़ेगा और ये होल जो बन जाएगा। उसका बाद उसका जो 4 पास में जो मेटल होता है उसको अगर फ्लैटनिंग करना है, सपाटना है, तो फ्लैटनिंग करने के लिए कौन सा हैमर यूज़ होता है, बॉल पिन हैमर यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए
कि कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 2 to 4% होता है। और इसमें आपको वही बोला है कि कास्ट आयरन को हम लोग फोर्जिंग क्यों नहीं कर सकते, इसका कौन सा प्रॉपर्टी का कारण हम लोग इसको फोर्जिंग नहीं कर सकते। तो देखो फोर्जिंग करने के लिए मैक्सिमम कितना परसेंटेज तक कार्बन परसेंटेज अलाउ है, 1.7% तक कार्बन अलाउ है। अगर इतना कार्बन परसेंटेज है तो आप लोग उसको फोर्जिंग कर सकते, उससे ज़्यादा है तो उसको फोर्जिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जब भी उसको मारेंगे हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कार्बन परसेंटेज कास्ट आयरन का क्या होता है, ज़्यादा होता है, 2 to 4% होता है, इसीलिए क्या होता है वो टूट जाता है। तो क्यों टूट जाता है, वो हार्ड ज़्यादा होता है, और हार्ड जिसमें ज़्यादा होगा वो ब्रिटलनेस होगा, मतलब भंगुरा तक प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग कास्ट आयरन को फोर्जिंग नहीं कर पाता है। 38 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। तो इसमें आपको बताया जा रहा है मास प्रोडक्शन का टाइम, जब जॉब को पकड़ना पड़ता और टूल को गाइड करना पड़ता, तब हम लोग कौन सा उपकरण का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिग, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लैम्प द वर्कपीस इन रिलेशन टू द टूल इन मास प्रोडक्शन। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि मास प्रोडक्शन में टूल का रिलेशन में जब आपको वर्कपीस को सिर्फ पकड़ना पड़ता है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो मास प्रोडक्शन में जब टूल का रिलेशन, टूल का संपर्क में जब आपको वर्कपीस को होल्ड करना पड़ता, क्लैम्प करना पड़ता, तब हम लोग को सिर्फ यूज़ करना पड़ता फिक्सर। ओके, अगर आपको होल्ड भी करना पड़ता वर्कपीस को और आपको टूल को गाइड करना पड़ता तब आपको जिग होता। अगर ओनली आपको वर्कपीस को क्लैम्प करना पड़ेगा तब फिक्सर का यूज़ करेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुशिंग इज यूज टू लोकेट द रिन्यूएबल बुशिंग। तो इसको बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर किया था 2000 टेक्निकल एमसीक्यू में। रिन्यूएबल बुशिंग को अगर लोकेट करना होता है तो कौन सा बुशिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, तो लाइनर बुशिंग राइट आंसर हो जाएगा। लीनियर दिया है तो एक्चुअली होता है लाइनर, LINER, लाइनर बुशिंग इसका राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइनर बुशिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको जब लीनियर बुशिंग दिया है तो इसका भी आंसर इसमें सही दिया है। 41 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग जिग इज यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड से लोकेशन के लिए डैश जिग का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट जिग का। ठीक है, क्योंकि जब आपको बोर्ड से लोकेशन करना पड़ता तो क्या हो जाएगा, वो पोस्ट जिग हो जाएगा। सॉलिड जिग मतलब क्या होता है, जब आपको स्मॉल कोई भी ड्रिलिंग करना पड़े, स्मॉल पार्ट का अगर ड्रिलिंग करना पड़ेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड जिग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका बाद बोले बॉक्स जिग। बॉक्स जिग में क्या होता है, बॉक्स जिग में एक बॉक्स टाइप होता है, फ्रेम टाइप होता है, उसके अंदर वर्कपीस को हम लोग डाल के इसमें एक से ज़्यादा बुशिंग होता है, मतलब एक से ज़्यादा साइड से हम लोग उसको ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जिग को टम्बल जिग कहते हैं और इसमें भी हम लोग स्मॉल कंपोनेंट को ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स जिग का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि इसमें हम लोग एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हम लोग उसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं और एक से ज़्यादा इसमें बुशिंग होता है। तो जब भी ड्रिलिंग करेंगे तो बुशिंग तो एक से ज़्यादा होना ही पड़ेगा अलग अलग पोजीशन के लिए। ओके, और जो चौथा दिया है प्लेट जिग। प्लेट जिग से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा जिग का बेस प्लेट अवेलेबल नहीं होता। तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्लेट जिग। तो प्लेट जिग में बेस प्लेट अवेलेबल नहीं होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, व्हाट ऑपरेशन इज डन फॉर एकोमोडेटिंग सॉकेट ऑफ हेड स्क्रू। सॉकेट हेड स्क्रू जो होता है उसको अगर आपको स्थापित करना है तो कौन सा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर बोरिंग। ओके, 43 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, द स्पिरिट लेवल इज यूज टू चेकिंग द लेवल ऑफ द मशीन व्हाइल डैश द मशीन। तो आपको बोला है मशीन को डैश करते समय मशीन के स्तर की जांच करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। तो मशीन को हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं जांच करने के लिए। मशीन को सबसे पहले उसको खड़ा करते हैं या उसको सबसे पहले हम लोग उसको स्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे था उसको हम लोग उससे रखते हैं, उसका बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका हम लोग चेकिंग करते हैं। तो इरेक्टिंग मतलब खड़ा करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेवलिंग ऑयल क्रेन कैन शिफ्ट द लोड इन डैश डायरेक्शन। ट्रेवलिंग ऑयल क्रेन लोड को कितना डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑयल क्रेन का क्या होता है, बेस होता है और ये लंबा वाला पार्ट होता है। ये क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर उठा के ले जा सकते हैं। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये
इधर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ओके, और ये जो एक इसका हुक होता है वो क्या कर सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो टोटल 3 डायरेक्शन में वो लोड को शिफ्ट कर सकते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ राउंड होल बाय मीन्स ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन इज कॉल्ड। तो आपको बताया जा रहा है कि राउंड होल का फिनिशिंग करने के लिए वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन या स्टिक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, मैं आपको पहले डिस्कशन किया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा होनिंग। ठीक है, और इसमें लैपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूज एब्रेसिव पार्टिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन जब भी बोलेगा या स्टिक बोलेगा और राउंड होल जब भी बोलेगा तब हो जाएगा होनिंग। 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग द एब्रेसिव ग्रेन ऑन ए लैप इज नोन एज। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं किसी लैप पर अपघर्षी कोण को जड़ने करने की प्रक्रिया डैश रूप में जानी जाती है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कोई भी एक लैप है तो उस लैप का अंदर जो एब्रेसिव पार्टिकल उसमें जुड़ जाता है तो वो प्रक्रिया को कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्जिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार डिस्कशन किया, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ अनकॉमन आया, बाकी सब क्वेश्चन मेरा यूट्यूब से ही आपको कॉमन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज रिड्यूस ड्यू टू वेयर एंड टियर विद द लैप्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग यूज द वैल्यू ऑफ मशीन एसेट रिड्यूस इज कंसिडर्ड अंडर द हेड। समय बीतने का साथ प्रयोग के दौरान कटफट की वजह से मशीन की कार्यकुशलता घट जाती है। मशीन पड़ी संपत्ति के घटे हुए मूल्यों पर डैश शीर्ष के अंतर्गत विचार की जाती है। तो इसमें आपको एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, जब मशीन में कोई भी कट या फट हो तो उयर या टियर हो जाता तो उसमें क्या होता है, हम लोग का टाइम वेस्ट का टाइम तो ऐसे भी वेस्ट होता है, नष्ट होता है। उसका साथ क्या होता है, मशीन का एफिशिएंसी भी कम होता है क्योंकि उसमें उयर और टियर ज़्यादा हो रहा है, मशीन का एफिशिएंसी कम कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ मशीन एसेट रिड्यूस इज कंसिडर। तो वैल्यू ऑफ मशीन जो एसेट है तो उसका क्या होता है, मशीन एसेट का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। और एक कौन सा चीज़ का अंदर आता है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट का अंदर आता है, मतलब अवमूल्यन लागत का अंदर आता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें आपको बताया जा रहा है कि जब भी कोई भी मशीन में उयर और टियर होता है तो क्या होता है, उसमें एफिशिएंसी कम होता है और काम भी कम होगा और क्या होगा, इसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। और ये जो मशीन एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये कौन सा चीज़ का अंदर आ रहा है, कौन सा कॉस्ट का अंदर आ रहा है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट का अंदर आ रहा है। ओके, अवमूल्यन लागत का अंदर आ रहा है। द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर इज। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेट्रिक आउटसाइड वर्नियर बोलता है तब हो जाता है 0.001 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 एन ऑपरेशन ऑफ एम्बॉसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्कपीस ऑन द लेथ मशीन इज नोन एज। तो लेथ मशीन पर किसी कार्य वस्तु की सतह पर हीरे की आकृति का एक पैटर्न आपको बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन आप लोगों को करना पड़ता है लेथ मशीन में। तो आपको बोला है कोई भी वर्क पीस में आपको अगर डायमंड शेप अगर आपको पैटर्न बनाना होता है वर्क पीस के ऊपर तो लेथ मशीन में कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो नलिंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं। नलिंग ऑपरेशन होता है 1/3 इंटू टर्निंग स्पीड। टर्निंग स्पीड जितना होता है उससे 1/3 मतलब 1/3 कम स्पीड में उसका होता है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जब नलिंग आप लोग का होता है वो आप लोग का डायमंड से पैटर्न आपको देखने को मिलता है। इसमें आप लोग का गुड ग्रिपिंग पावर भी होता है और इसका बारे में डिटेल में मैं जब आपको क्लास लूँगा तब बताऊँगा। लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल का, व्हिच टूल इज यूज टू विदड्रॉ जैम्ड पुली फ्रॉम द शाफ्ट। शाफ्ट में जम हो गए पुली निकालने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, बियरिंग है तो बियरिंग को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बियरिंग पुलर यूज़ करते हैं। वैसे पुली अगर जैम हो गया तो उसको निकालने के लिए पुलर यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका साथ कंप्लीट होता है IRDL का टेक्निकल पार्ट। तो जो भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और टोटल 3 क्वेश्चन में आप लोग को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूँ। इससे ज़्यादा आप लोग का एक भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। ठीक है,
और जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देने वाला है वो सभी स्टूडेंट इस पेपर को देख के साथ आप लोग को संतुष्टि मिला है, क्योंकि इतना अच्छा से आपको मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। और अगर आप लोग को और भी अच्छे से डिस्कशन देखना है एक्चुअली, तो इसमें हम कुछ भी नहीं डिस्कशन किया हूँ, एक एक क्वेश्चन का मैं और भी अच्छा से क्लियर करता हूँ। तो आपको अलग से थ्योरी क्लास मेरा यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। तो आपको अच्छे से सीखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, क्लास मिलेगा, क्लास आप लोग करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।